वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, महाराष्ट्र से एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज महाराष्ट्र से अप्रूवल मिल चुका है बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को, जिसका वर्थ है 89,731 करोड़। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज अमाउंट वाला मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है 5 बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को, जिसका वर्थ ही 89,731 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इनका जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो कौन से अलग अलग कैटेगरी के ऊपर होगा। तो कोल का गैसिफिकेशन के ऊपर इनका फोकस होगा, सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस होगा, सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मटेरियल ईवी बैटरीज के लिए इसके ऊपर इनका फोकस होगा, और एडवांस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस होगा। तो देखा जाए तो 4 अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फोकस इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है? तो गोल है इंडिया का जो डिपेंडेंस है मटेरियल के ऊपर का इंपोर्टिंग करने का, उसको कम किया जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, मजबूती दी जाए। ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है, जो ओवरऑल हमारे कंट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसका ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरिया की बात करें तो कोल गैसिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, कोल गैसिफिकेशन की बात करें, ये कन्वर्ट करेगा कोल को यूजफुल इंडस्ट्रियल केमिकल और फ्यूल्स में। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मेथेनॉल, अमोनिया, कुकिंग ऑयल जो होता है, इसमें हमारा जो इम्पोर्ट है उसमें कटौती होती हुई नजर आएगी, जो ओवरऑल पैसा बचाने के काम आएगी हमारे कंट्री का। उसी के साथ साथ इंडिया का जो एनर्जी का सिक्योरिटी गोल है उसको भी ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये केमिकल और स्टील इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री की, उसको भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप से बहुत सारे फायदे यहाँ पर होते हुए हमारे कंट्री में और कंट्री के अलग अलग इंडस्ट्री को होते हुए नजर आएंगे। अब इसके कारण ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के कुछ ऐसे कंपनियां, स्टॉक है जिनके ऊपर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है, बेनिफिशियरी कंपनियां हो सकती है, उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन जो भी नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहला ये जो पॉइंट था कोल गैसिफिकेशन का, इसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT, ये 4 कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी। ये तो था पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का। अब देखिए, महाराष्ट्र का जो राज्य है या महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि हम इंक्रीज करें डोमेस्टिक सोलर का मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा, और सोलर इक्विपमेंट का जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कटौती होती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो भी और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण भी बहुत सारे हमारे देश के इंडस्ट्री के जो अलग अलग शेयर्स है, इनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। इसमें अगर हम बात करें तो वारी एनर्जीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड और वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, ये सारी कंपनियां बाजार के फोकस में इस खबर के वजह से बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, इस कैटेगरी की बात करें तो यह है ईवी बैटरी और सिंथेटिक ग्रेफाइट फोकस के ऊपर। अब देखिए, सिंथेटिक ग्रेफाइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसका यूज़ लिथियम एंड ईवी बैटरीज में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैटेगरी देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ये इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सप्लाई चेन है उसको सपोर्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण हमारा जो बैटरी मटेरियल का आप कह सकते हो इंपोर्ट करता है, उसका जो डिपेंडेंस है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा, और इंडिया का ही डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट भी इस एक स्टेप की वजह से हमको देखने को मिल सकती है। तो ये भी देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही बड़ा ह्यूज स्टेप आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रहेगी, जिसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड,
हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड और HEG लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो अपने आप में काफ़ी ह्यूज अनाउंसमेंट और काफ़ी बड़े लेवल का आप कह सकते हो इसका इम्पैक्ट होता हुआ हमको इंडस्ट्री वाइज देखने को मिल सकता है। अब देखिए रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट मेनली जो प्लान किए गए आउटसाइड मुंबई पुणे का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पर प्लान किए गए। खास करके जो इस प्रोजेक्ट का फोकस है विदर्भा, मराठवाड़ा, नासिक का जो रीजन है, इस पर्टिकुलर एरिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट किया गया है, यहाँ पर फोकस किया गया है। अब देखिए इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहाँ पर उन रीजन्स को भी डेवलप करना, जॉब क्रिएट करना, उसके अलावा एक्सपांड करना जो इंडस्ट्री का एक्टिविटी है पूरे के पूरे महाराष्ट्र भर, इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण इन रीजन्स को यहाँ पर चुना गया है। इसी के साथ साथ इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही माना जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, देखिए कितना भी बड़ा छोटा प्रोजेक्ट हो शॉर्ट टर्म में फटक से इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट 2030 तक इस प्रोजेक्ट के होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। क्या क्या होंगे वो बेनिफिट, तो सबसे पहले हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है वो और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा, जो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा ईवी का सप्लाई चेन जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल का इन्वेस्टमेंट जो है वो और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट के ऊपर उसमें भी रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं होना चाहिए, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का जो लेवल है काफ़ी बड़े स्केल में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, मतलब जॉब्स भी क्रिएट होगी, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ग्रोथ हमारा इंफ्रा और पावर का जो डिमांड है उसमें भी होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स, कैटेगरी, इंडस्ट्रीज को बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के द्वारा हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ रही है। तो अब तक जो भी हमने देखा सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव था, ज़बरदस्त था, लेकिन कुछ चैलेंजेस, कुछ रिस्क जो होते हैं वो हर एक प्रोजेक्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें वो क्या क्या निकल कर आ रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कैपिटल वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ कुछ बड़े रिस्क क्या क्या निकल कर आते हैं। हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है लैंड का एक्विजिशन में बहुत डिले होता है, और इसके कारण मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था उसमें भी थोड़ी बहुत देरी हुई थी, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो लैंड एक्विजिशन के कारण डिले होते हैं। तो देखने वाली बात है इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। उसके अलावा ग्रिड का कनेक्टिविटी का इशू है, हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है सही से टाइम टू टाइम नहीं गया तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो देखने वाली बात होगी यहाँ पर क्या होता है। उसके अलावा ग्लोबल एनर्जी का जो प्राइस है उसमें अभी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो ग्लोबल लेवल पे चल रही है उसका ही रीज़न है। उसके अलावा एनवायरमेंटल से कनेक्टेड बहुत सारे रेगुलेशंस भी बीच में आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और देखिए स्किल्ड वर्कफोर्स यहाँ पर ज़रूरी होगी, ये अभी भी कुछ कुछ कैटेगरी में हमारे कंट्री में पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो कुछ कुछ कैटेगरी में स्किल्ड वर्कफोर्स का कमी भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज यहाँ पर बना रह सकता है। कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी एनवायरमेंटल स्क्रूटिनी के कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली चीज़ें आते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी थोड़े बहुत इशू फेस हो सकते हैं आने वाले समय में, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए 100 बात की एक बात, इस रिपोर्ट की, इस खबर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का 89,731 करोड़ का जो इंडस्ट्री का पुश यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ये एक बात क्लियर करता है कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ही क्लियर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ईवी का इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी को और भी आगे लेकर जाने के ऊपर, एनर्जी का सिक्योरिटी और रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को यहाँ से और भी लेकर जाना, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ावा देते हुए हमको देखने को मिल रही है। अगर सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया एफिशिएंट तरीके से, तो ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत ही बड़ा लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेबिलिटीज है उसको भी यहाँ पर और बढ़ावा दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया शुरुआत तो हुई है अनाउंसमेंट करके, आने वाले समय बताएगा ये कितना सही तरीके से सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता। ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त थी, बहुत ज़रूरी थी, वो वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।